अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पेश खिदमत है कहानी राज का 9वां हिस्सा। रमेश मुझे धमकी देकर वहां धमाका करने के बाद गायब हो गया। वो मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर मेरी नज़रों से ओझल हो गया। पुलिस वाले मशकूक अफराद से धमाके की पूछगिछ कर रहे थे। दूसरों की तरह मैंने भी दीदा दानिस्ता लाइल्मी का इजहार किया। मैं धड़कते हुए दिल से गाड़ी की तरफ कदम उठा रहा था जब बूढ़ा ड्राइवर गाड़ी लेकर मेरे पास आया। उसके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ी थीं। मैं पिछली सीट पर बैठा तो उसने पूछा, साहब आपको कोई चोट तो नहीं आई? मैंने कहा, नहीं भाई, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा है। वो कहने लगे, अब तो खुलेआम दहशतगर्दी की वारदातें हो गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बूढ़े ड्राइवर ने अपने ख्याल का इजहार किया। जख्म के किसी कीड़े से होने वाले इस धमाके ने मेरे जिस्म की चोलें हिलाकर रख दी। शायद वो काले इल्म का चमत्कार था जो मुझे मरूब करने की खातिर किया गया। मुझे अपने से ज़्यादा मेरी माँ की फिक्र थी। रमेश ने मुझे 2 रोज़ की मोहलत दी। उसने मुझे साफ लफ्ज़ों में वार्निंग दी, अगर मैंने 2 रोज़ के अंदर उसकी बात ना मानी तो फिर मेरी माँ का साया भी मेरे सर से छीनने में वो कोई दरेग नहीं करेगा। एक बार बारूद को चिंगारी लग जाए तो फिर धाएं धुएं का सिलसिला आसानी से ख़त्म नहीं होता। खौफ और दहशत के बादल सरों पर मंडलाते रहते हैं। मुझे भी ये नज़र आ रहा था। रमेश सफली इल्म का माहिर था, गंदी ताकतों का मालिक। उसने अब तक जो वारदातें की, पुलिस उनका सुराग नहीं लगा सकी। जरगाम के नौजवान बेटे ने जो अपनी ज़ुबान बंद रखी, उसके पीछे भी किसी खौफ या ख़तरे का अमल होगा। गुलजार खान ने रमेश की शिनाख्त का जिक्र किया तो गुलजार खान भी मारा गया। मेरा तजर्बेकार ड्राइवर भी हादसे का शिकार हुआ। जोगिया के कहने के मुताबिक अगर वो बरवक्त मेरी मदद ना करता तो मैं भी मौत की नींद सो चुका होता। मेरे बाप की मौत का राज अभी हल नहीं हुआ। दूसरों के अलावा मेरी माँ ने भी ज़ुबान पर ताले डाल रखे थे। मेरा दिल कहता था कि वो किसी राज से वाकिफ़ थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी की खातिर वो राज उन्होंने अपने सीने में दफन कर लिया। शौहर का साया सर से उठने के बाद वो नौजवान बेटे की ज़िंदगी से हाथ धोना नहीं चाहती थी, और मैं बाप के कातलों की तलाश की ज़िद में रमेश से टकराने की ठान कर माँ की ज़िंदगी को दाव पर लगा बैठा। रमेश के हत्थे से उखड़कर बेकाबू हो जाने की सूरत में फाखरा भी उसके गज़ब का शिकार हो सकती। मेरा नंबर शायद आखिर में आता। एक एक करके सारे मोहरे पिट जाते तो फिर बाकी क्या रहता। मेरे जहन में आंधियाँ सी चल रही थी। मुझे साहिल पर होने वाले धमाके के बाद अपनी गलती का एहसास था। मैंने शायद जोगिया की बात पर अमल करके अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया था। रमेश ने ठीक ही कहा था कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। मेरी कोशिशों से अगर मफरूर कातिल पकड़ लिए जाएं और कानून उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दे तब भी मुझे क्या मिलेगा? बाप तो वापस नहीं आएगा। अलबत्ता दुश्मनी की जड़ें दूर तक फैल जाती, इंतकाम की आग दिलों में सुलगती रहती। जब किसी एक फरीक को मौका मिलता तो वो दूसरे की खुशियां छीन लेता। मौत और ज़िंदगी की कत्ल गारत का ये सिलसिला कभी ख़त्म ना होता। तुम्हारा अंदाज़ा गलत नहीं है, जोगिया की मानूस आवाज़ मेरे जहन में गूंजी। तुम्हारे साथ नाग बिच्छू भी है। उसने मखसूस कोड अदा करके मुझे यकीन दिलाया कि वो जोगिया के अलावा और कोई नहीं। किस सोच में अपनी जान हल्कान कर रहे हो? उसने पूछा। क्या तुम्हें जोगिया पर यकीन नहीं, या रमेश की ताकत देखकर तुम खौफ खा गए? मैंने कहा, मुझे अपनी फ़िक्र नहीं, अपनी माँ और होने वाली बीवी फाखरा की फ़िक्र है। तो फिर क्या फ़ैसला किया? जोगिया ने पूछा। फ़ैसला करने के लिए मेरे पास 2 दिन हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या रमेश की बात मान लेने से तुम्हारे सर से खतरे टल जाएंगे? उसने कहा। क्या मतलब? जरगाम और तुम्हारे पिता की मौत से जो कहानी शुरू हुई है, अभी उसका अंत नहीं होगा। तुम इन बातों की गहराई नहीं जान सकते। जोगिया की आंखें सोते हुए भी जागती रहती हैं। मैं चारों तरफ देखने की ताकत रखता हूँ। वो पापी जो चालें चल रहा है, तुम उसकी गहराई तक नहीं पहुँच सकते। एक बात सुन लो, अगर तुमने उसकी बात मानी तो घाटे में रहोगे। क्या तुम मेरी माँ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हो जिससे वो रमेश की खबासत से महफूज रहे? मैंने धड़कते दिल से जोगिया से पूछा। तुम जोगिया का इम्तिहान लेना चाहते हो? उसने कहा। नहीं,
अगर तुमने हौसला ना दिया होता तो शायद मैं रमेश से नज़रें मिलाकर बात करने से ही गुरेज करता, लेकिन मैं ये भी पसंद नहीं करूँगा कि मेरी गलती का खुमियाजा मेरी माँ को भुगतना पड़े। वो कहने लगा, आदमी जीवन में जो पाप करता है उसकी सज़ा उसे किसी न किसी रूप में ज़रूर भुगतनी पड़ती है। जोगिया ने चुपते हुए कहा। फिर फौरन उसका अंदाज बदल गया। मैं तुम्हारी बात देख रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, और तुम्हारे मन में जो हलचल मची है वो भी समझ सकता हूँ, लेकिन एक बार फैसला कर लो कि तुम जोगिया के इशारे पर चलोगे या उस पापी का कहना मानोगे जो तुम्हारे साथ नाटक कर रहा है, तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट करने की धमकी देता है। हो सकता है अपने कहने के सहारे वो 2 रोज़ बाद फिर तुम्हें डराने धमकाने आ जाए। उससे डरने की भूल ना करना। मैंने कहा, तुम्हारा और रमेश का ताल्लुक क्या है? मैं गैर इरादी तौर पर वो सवाल कर बैठा जो मेरे जहन में था। तुम अभी अपनी माँ के जीवन की रक्षा की बात कर रहे थे, उसने मेरा सवाल नज़रअंदाज करते हुए कहा। मारना जलाना भगवान, ईश्वर और परमात्मा के इख्तियार में है। मैं तुम्हें सिर्फ इस बात का यकीन दिला सकता हूँ कि रमेश की शक्ति तुम्हारी मौत का कारण नहीं बनेगी, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है। मैंने कहा, वो क्या? अपनी माँ से कहना कि वो 10 चंद्रमा के उभरने और डूबने तक घर से बाहर न निकले। मैंने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरह 10-12 रोज़ तक सिर्फ घर की दीवारों तक ही महफूज रहे। उसने कहा, एक और बात सुन लो, अब कभी अपने मन में जोगिया की तरफ से मैल लाने की भूल मत करना, वरना मेरा और तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ और मेरी बात पर ध्यान करना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और आंखें बंद कर लीं। मुझे सुकून की ज़रूरत थी। इस ख्याल से कि कहीं बूढ़ा ड्राइवर माँ के सामने साहिली इलाके पर पेश आने वाले धमाके का जिक्र न कर दे, मैंने उसे ज़ुबान बंद रखने की ताकीद की। हर चंद के जोगिया की बातों से भी यही जाहिर होता था कि वो रमेश के मुकाबले में मेरी मदद करेगा, लेकिन मुझे माँ की ज़िंदगी हर कीमत पर मंजूर थी। मुझे फाखरा भी अजीज़ थी, जिसके सिलसिले में 2 पुरस्रार कुव्वतों ने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया था। रमेश का कहना था कि मेरी और फाखरा की शादी कामयाब होगी, जबकि जोगिया ने साफ साफ ये शर्त आयद की थी कि अगर मैंने बाप के कातिलों का सुराग लगाए बगैर शादी की तो फाखरा मर जाएगी। जहां मामला किसी और का पेश हो तो इंसान की ज़ईफ़ुल इत्क़ादी और तोहम परस्ती का मजाक उड़ाने से नहीं चूकता, लेकिन जब आग अपना दामन पकड़ ले तो वो खुद महमों का शिकार हो जाता है। रमेश ने मेरी माँ को अपनी ताकतों से मौत के घाट उतारने की जो धमकी दी थी, उसने मेरे यकीन को लड़खड़ा दिया। वालिदैन औलाद के लिए जो दर्जा रखते हैं, उसके पेश नज़र मेरी जगह कोई और होता तो उसका भी सुकून बर्बाद हो जाता। साहिल पर रमेश ने अपने गले सड़े ज़ख्म से एक कीड़ा निकालकर जो धमाका किया, उसने मेरे वजूद की बुनियादों में दरारें डाल दी। माँ फाखरा से शादी की तैयारों में मसरूफ़ थी और जोगिया ने कहा था कि मैं 10-11 रोज़ तक उन्हें घर की दहलीज से बाहर कदम न रखने दूं। मैं खुले लफ्ज़ों में माँ से कुछ कहता तो उसकी खुशियाँ खाक में मिल जाती। वो जो सवाल करती उसका जवाब मेरे लिए देना मुमकिन नहीं था। औलाद के सर पर सेहरा सजाने की ख्वाहिश ने उनकी ममता को जो तस्कीन दी, मैं उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। मेरी खामोशी की वजह से वो खुदा न खास्ता किसी ख़तरे से दो चार हों, यह भी मुझे मंजूर नहीं था। चुनाचे मैंने ख़ुद को घर तक महदूद कर लिया। यही एक सूरत थी कि माँ को 10 रोज़ तक घर से बाहर ना निकलने दूँ और किसी बहाने से रोके रखूँ। रमेश ने 2 दिन की जो मोहलत दी थी, उसका एक एक लम्हा मेरे लिए हिसाब शिकन था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन और गुजर गया तो मेरी वहशत में इजाफा हो गया। रमेश और जोगिया के मुकाबले में मेरे लिए जोगिया का इंतखाब इसलिए मौजू था कि उसने मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी, जबकि रमेश ने खुले अल्फाज में ज़रगाम से लेकर मेरे ड्राइवर की मौत तक का इकरार किया। कारोबारी दुनिया का भी यही तरीका है कि जो शख्स दूसरे से जितना दबने की कोशिश करता है, उसे उतना दबाया जाता है। मैं एक बार रमेश के सामने घुटने टेक देता तो फिर मुझ पर हमेशा के लिए हावी हो जाता। इंसान तो इंसान का मुकाबला कर सकता है, लेकिन अनदेखी ताकतों से टकराना किसी के बस की बात नहीं। दूसरे रोज़ लंच के बाद मैं माँ के साथ कमरे में बैठा बातें कर रहा था, जब उन्होंने मुझे बताया कि वो शाम को बेगम नफीस के साथ शादी के सिलसिले में कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने बाज़ार जाना चाहती हैं। मेरे पैरों तले से तो ज़मीन सिरक गई। मेरी परेशानी बेजा नहीं थी। रमेश की दी हुई मोहलत ख़त्म होने का वक्त सर पर था और जोगिया की हिदायत के मुताबिक
माँ को मज़ीद 9 रोज़ तक घर की दहलीज से बाहर कदम निकालने की इजाज़त नहीं थी। मैंने कुछ सोचकर कहा, आप क्यों ज़हमत करती हैं? चीज़ों की जो लिस्ट है वो मुझे दे दें, मैं ड्राइवर के साथ जाकर ले आऊँगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, पहली बात तो ये कि मर्दों को औरतों की पसंद का अंदाज़ा नहीं। दूसरा ये कि शादी ब्याह के मामले में सैकड़ों छोटी मोटी लेकिन अहम चीज़ें चाहिए जो बाजार में खरीदो फरोख्त के दरमियान याद आती रहती हैं। मैंने कहा, फिर एक तरीका और भी है। उन्होंने कहा, और क्या? आप आंटी को यहाँ बुला लें, घर पर इत्मीनान से बातें करें। मैं फाखरा को साथ लेकर बाजार जाता हूँ। इस तरह औरतों की पसंद का मकसद पूरा हो जाएगा और आपको थकावट नहीं होगी। माँ के चेहरे पर ममता की खुशियाँ उभर आईं। कहने लगी, सिर्फ तुम्हारा ज़ाती मकसद पूरा हो जाएगा, अशिया की फहरिस्त धरी की धरी रह जाएगी। इसमें भी कोई बुराई नहीं। मैंने माँ को उलझाने की खातिर संजीदगी से जवाब दिया, अगर लड़का और लड़की शादी से पहले एक दूसरे को ठोंक बजाकर अच्छी तरह परख लें, पसंद नापसंद से वाकिफ़ हो जाएं, तो क्या फ़र्क है? माँ ने शौक़ी से पूछा, और भी कोई बहाना तराशना है या बात कर चुके? मैंने कहा, मैंने क्या कोई गलत बात कह दी? फ़िलहाल तुम्हारे लिए इसमें कोई बुराई नहीं। माँ ने मुझे प्यारी भरी नज़रों से देखते हुए कहा, आज बेगम नफीस की बच्ची का मामला है तो तुम आज़ाद ख्याली का मुजाहरा कर रहे हो। कल जब खुदा के फजल करम से तुम्हारा घर आबाद होगा, तुम्हारी जवान बेटी होगी और तुम्हारे होने वाले दामाद साहब ठोंक बजाकर देखने वाली बात कहेंगे, तो उस वक़्त पूछूंगी, बेटे साहब, खुदा उस वक़्त तक आपका साया हमारे सरों पर बरकरार रहे, हमें दखल अंदाजी देने की क्या ज़रूरत होगी? मैंने कहा। माँ बेख्तियार मुस्कुरा उठी। उनके चेहरे पर ममता की खुशियाँ थीं। वो लाड से बोली, बेगम नफीस ने इस ख्याल का इजहार किया है कि वो तुम्हारी शादी के जोड़े के पैसे दे देंगी, तुम जाकर अपनी पसंद का सिलवा लेना। खुदा गरीक़ रहमत करे, अगर बैरिस्टर नफीस ज़िंदा होते तो फिर तुम्हें उनके साथ जाना पड़ता। तो गोया दूसरे लफ्ज़ों में आपने मेरी बात से इत्तफाक कर लिया है कि मैं और फाखरा के साथ शॉपिंग से जाने के लिए कोई हर्ज नहीं। माँ ने कहा, यह नतीजा तुमने कैसे अखज़ किया? अभी तो आपने कहा है कि अगर बैरिस्टर साहब हयात होते तो मुझे उनके साथ जाना पड़ता। अब मेरे वालिद का साया सर पर नहीं तो फाखरा को मुझे अपने साथ। माँ ने कहा, अच्छा ये बेढंगी बातें छोड़ो और ढंग की बात करो। 2-4 दिनों में मैं बेगम नफीस से शादी की तारीख ठहरवा लूँ तो तुम पहली फुर्सत में कार्ड छपने को दे देना। मेहमानों की फहरिस्त तैयार करने और न्योता देने में भी अच्छा खासा वक्त लगेगा। मैंने कहा, ठीक है, आप जैसा चाहेंगी वैसा होगा, लेकिन आपको एक मेरी बात माननी पड़ेगी। वो कहने लगी, बोलो। फ़िलहाल आप 10-11 रोज़ तक घर से बाहर नहीं निकलेंगी। मैंने सोची हुई स्कीम पर अमल करते हुए कहा, इसके बाद आप कहेंगी तो मैं दिन रात आपके साथ चलकर सारे अधूरे काम करूँगा। माँ ने कहा, ये मेरे ऊपर 10-12 दिनों की पाबंदी क्यों लगा रहे हो? दरअसल मैं आपके सिलसिले में आज एक दूसरे डॉक्टर से भी सेकंड ओपिनियन की खातिर मिला। मैंने झूठ बोला। आपकी रिपोर्ट्स देखने के बाद उसने इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन उसने कहा है कि उन्हें 10 दिन तक बेड रेस्ट की ज़रूरत है। तुम कहते हो तो मैं ख्याल रखूंगी, लेकिन मैंने तो आज बेगम नफीस के साथ वादा किया था कि मैं उनके साथ जाऊंगी। माँ अपना जुमला पूरा नहीं किया और फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने उठाया। मुझे यकीन था कि दूसरी तरफ बेगम नफीस होंगी। मैं दिल ही दिल में दुआ मांगने लगा कि वो खुद ही प्रोग्राम मुलतवी कर दें। फिर वही हुआ जो मैंने चाहा। माँ ने मुझे बताया कि बेगम नफीस को पड़ोस में किसी की अचानक मौत में शिरकत करनी है, वो बाजार नहीं जा सकेंगी। मैंने सुकून का सांस लिया। खासी देर तक माँ के पास बैठा रहा, उनकी दिलजोई करता रहा, फिर अपने कमरे में आ गया। मेरे जहन में बार बार रमेश का चेहरा उभर रहा था। उसकी दी हुई मोहलत में थोड़ा वक्त रह गया। शाम को चाय के बाद मैं लॉन में चहलकदमी कर रहा था जब मुलाजिम ने ऑफिस मैनेजर के आने की इत्तला दी। ऑफिस ना जाने की वजह से मैंने मैनेजर रशीद फारूकी को बहुत सी जिम्मेदारियां दी। सिर्फ अहम कारोबारी दस्तावेज़ात पर दस्तखत की खातिर मैंने ऑफिस मैनेजर को घर आने की इजाज़त दी। अमले के दूसरे लोगों से फ़ोन पर रब्ता रखता। ख़ास तौर पर लेडी सेक्रेटरी मनवाला रोज़ मुझे फ़ोन करके हालात से आगाह करती और मेरी खैरियत भी पूछती। मैंने जोगिया की हिदायत पर उसके साथ जो बेतकल्फ़ी बढ़ाई, उसका सिलसिला भी फ़ोन तक ही रह गया। मैं कुछ देर बाद ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, जहाँ मेरा मैनेजर 2-3 फाइलों के साथ मेरा इंतज़ार कर रहा था। कहिए जी, कैसे आना हुआ रज़ा साहब? मैंने सलाम दुआ के बाद कहा। चंद ज़रूरी कागजात पर दस्तखत चाहिए। मैंने सरसरी अंदाज में पूछा, दफ्तरी मामलात का क्या हाल है? सब कुछ ठीक है सर, सिर्फ आपकी कमी है, उसने कहा। वो
कम बोलने वाला और काम से काम रखने वाला था। मैंने 2-4 सवालात किए, फिर उन कागजात पर दस्तखत करने लगा। मेरा मैनेजर भी चूंकि वालिद साहब के ज़माने से मुलाजमत में था और काबिल एतमाद था, इसलिए मैंने कागजात पर छानबीन करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। दस्तखत होने के बाद जब वो फाइलें उठाकर जाने लगा तो फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी जानिब से मनवाला की आवाज़ आई, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कुछ ज़रूरी काम निपटा रहा था, अब मैं फारिग हूँ, मैंने कहा। इसका मतलब है कि आपने तमाम कागजात पर आंख बंद करके दस्तखत कर दिए? हाँ, लेकिन तुम? मनवाला ने मेरी बात काट कर पूछा, क्या मैनेजर जा चुका? उसके लहजे में बड़ी अजीब सी बात थी। मैंने कहा, हाँ, कोई ख़ास बात? मैंने तुम्हें अपने साये से भी होशियार रहने को कहा था और तुमने अपनी आंखें बंद करके अपनी बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर दिए। इस बार मनवाला ने जोगिया का बताया हुआ मखसूस कोड दोहराते हुए कहा तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फौरी तौर पर बेचैनी का इजहार नहीं किया। मैनेजर पर एक नज़र डालकर लापरवाही से बोला, मुलाकात कब हो रही है? उसने कहा, जिन फाइलों पर अभी दस्तखत किए हैं उन्हें अपनी कोठी से बाहर ना जाने देना। दूसरी जानिब से कहा गया, मैं देख रहा हूं कि मैनेजर तुम्हारे सामने बैठा है। मैं तुम्हारी तरफ से चौकन्ना ना होता तो तुम धोखा खा चुके होते। ये बात शायद तुम्हारे ध्यान से निकल गई कि जिस पापी ने तुम्हें 2 रोज़ का वक्त दिया था उसका वक्त पूरा हो चुका है। मैंने पूछा, मामले की नोयत क्या है? उसने कहा, मैंने तुम्हारी माँ की हिफाजत का जो वचन दिया था उसके तहत मैंने तुम्हारी कोठी के चारों तरफ अपनी शक्ति का मंडल बांध दिया जिसमें रमेश की पलीद ताकत दाखिल नहीं हो सकती। मैं ऐसा ना करता तो वो तुम्हारे मैनेजर का शरीर हासिल करने के बजाय खुद अपने रूप में बैठा होता। मैंने राजदाराना तरीके से पूछा, क्या दूसरी पार्टी को तुम्हारे कारोबार की खबर है? उसने कहा, वो मूर्ख अभी इतना महान नहीं कि जोगिया की छाया तक पहुंच सके, लेकिन अब वो ताड़ गया है कि कोई शक्ति उसके रास्ते में रोड़े अटका रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने कहा। उससे डरने की भूल मत करना वरना मारे जाओगे। वो दुष्ट ये जानने की कोशिश करेगा कि तुम्हारी मदद कौन कर रहा है, लेकिन तुम जुबान अपनी बंद रखना। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें हर हाल में जुबान बंद रखनी होगी। मैनेजर से फाइलें लेकर उसे जाने को कहो, कोई भी बहाना कर दो। जब तक जोगिया की शक्ति तुम्हारे साथ है इस धरती की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आदमी को कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हो सके तो तुम्हें भी कष्ट भुगतना पड़ेगा। तुम्हें जोगिया की बातों पर भरोसा करना होगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हारी माता को अपने खिंचे हुए मंडल से बाहर जाने से रोकने के लिए ही मैंने बेगम नफीस से फ़ोन करवाया था। मैंने कहा, फिर और मैं क्या कर सकता हूँ? इस वक्त मेरे दिलो दिमाग की जो कैफियत थी उसका अंदाज़ा मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता था। जोगिया ने बेगम नफीस के फ़ोन का हवाला देकर मेरे एतमाद को तकवीयत दी थी, वो हक बजानिब थी। उसके कहने के मुताबिक इस वक्त मेरे सामने मेरे ऑफिस मैनेजर रज़ा की शक्ल में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन रमेश था और उसकी ताकत थी जिसने जोगिया के खींचे हुए हिसार की वजह से उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया। उसने जिन कागजात पर मेरे दस्तखत हासिल किए उसमें कोई ऐसी भी दस्तावेज थी जो मेरी बर्बादी का सबब थी। आज रात तुम्हें शायद अपनी सुंदर और कोमल मिस मनवाला के साथ बतानी पड़े, लेकिन उसकी सुनगुन किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। मैंने चौंक कर कहा, क्या मतलब? अरे भाई, धीरज से काम लो, दूसरी सिमत से कहा गया। मैनेजर के जाने के बाद किसी वक्त उस सुंदरी का फ़ोन आएगा। वो जहाँ तुम्हें ले जाए वहाँ जाने से इनकार मत करना, लेकिन अपनी आँख और कान खोल कर रखना। एक छोटी सी भूल भी सारा खेल चौपट कर सकती है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जोगिया की बातों ने मेरे ऊपर सख्ता कर दिया। मन को शांत रखो, मनवाला की आवाज़ में कहा गया। हो सकता है मैनेजर तुमसे उलझने की कोशिश करे, लेकिन घर में दंगा मत करना। मनुष्य को कभी कभी अपने मन को मारना पड़ता है। फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने रिसीवर क्रेडल पर रखा तो मैनेजर ने मेरे फैले हुए तासरात का जायज़ा लगाते हुए कहा, सब खैरियत तो है? मैंने लापरवाही का अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, हाँ, एक कारोबारी पार्टी का फ़ोन था। उसने कहा, कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं, मेरा उससे कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं, मैंने संभल कर जवाब दिया। मैनेजर फाइलें उठाकर कहने लगा, अच्छा, मैं अब इजाज़त चाहूँगा। मैंने कहा, तुम इस वक्त कहाँ जाओगे? उसने कहा, मैं तो फ़िलहाल घर जा रहा हूँ। मैंने फ़ौरन कोई जवाब देने के बजाय कहा, आप ऐसा करें कि ये फ़ाइलें यहाँ छोड़ दें और कल सुबह दफ्तर जाते हुए पिक कर लें। मुझे आपको एक ज़ाती काम के सिलसिले में जहमत देनी है।
जो मैं सुबह बताऊंगा। ठीक है सर, उसने खिलाफ तवक्को फाइलें मेज़ पर रख दी। मैं कल सुबह आ जाऊंगा, उसने कहा और वो चला गया। मैंने उन फाइलों में दस्तखतशुदा कागजात का जायज़ा लेना शुरू किया। उस वक़्त मेरे दिल की धड़कनें गैर मुतवाज़न हो गईं जब मैंने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज़ को पूरी तरह पढ़ा। उस पर मेरे दस्तखत किए गए थे। वो ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं थी, लेकिन एक दस्तावेज़ ऐसी पार्टनरशिप डीड थी जिसके मुताबिक मैंने एक फ़र्म गुप्ता नरेश एंड सन्स के साथ बराबरी की शराकतदारी का न सिर्फ मुआहदा किया, बल्कि इस मुआहदे को 10 साल तक बरकरार रखने की खातिर 10 करोड़ 80 लाख रुपए रकम बतौर अमानत और ज़मानत मज़कूरा फ़र्म के खाते में 10 दिन के अंदर जमा कराने भी थे, जो मेरी तरफ से शराकतदारी ख़त्म होने की सूरत में गुप्ता नरेश एंड सन्स कंपनी की नज़र हो जाते। इसके अलावा भी शर्तें थीं जिन्हें पढ़कर मेरा जहन चकरा गया। अगर जोगिया ने बर वक्त मुझे खबरदार ना किया होता तो मेरी बर्बादी में कोई कसर न रहती। मैं अंधेरे में ऐसी ख़तरनाक साजिश का शिकार हो जाता जिसका खुमियाजा मुझे उम्र भर भुगतना पड़ता। मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि उस फर्म के मालिक नरेश चंद्र से कारोबारी हरीफ होने की वजह ना सिर्फ मेरे वालिद के अच्छे तल्लुकात थे, बल्कि उनकी मौत के बाद नरेश चंद्र ने कई मौक़ों पर मेरी मदद भी की थी और अपने तजर्बे से भी नवाजा। मेरी वालदा भी उनके लिए अच्छी राय रखती थी। फिर इस मुआहदे को तैयार करने में किसका हाथ था? क्या नरेश चंद्र को इस मुआहदे का पता था या इसमें सिर्फ रमेश की हरामज़दगी को दखल था? 10-11 करोड़ की रकम नरेश चंद्र के लिए कुछ ज़्यादा मैंने नहीं रखती थी, लेकिन कारोबार में कभी कभी अच्छी साख के मालिकान भी दौलत की हवस में बढ़कर फ्रॉड करने पर आमादा हो जाते हैं। क्या नरेश चंद्र के जहन में कोई फतूर आ गया? क्या वो दोस्ती ख़त्म करके दुश्मनी पर तैयार था? अगर ऐसा भी था तो रमेश जैसा गलीज आदमी को दरमियान में लाने की क्या ज़रूरत थी? रमेश और नरेश चंद्र का क्या ताल्लुक था? क्या वो लालच में आकर रमेश की काली ताकत से फ़ायदा उठाना चाहते थे, या रमेश ने उसे भी किसी नापाक और गंदे जाल में फांस रखा था? अगर 10 करोड़ 80 लाख की रकम नरेश चंद्र के खाते में चली जाती तो रमेश उसे कैसे हासिल करता? वो अगर नरेश चंद्र का दुश्मन था तो उसको भी अपने सफली इल्म से हलाक कर सकता था। मौत के बाद वो उसकी तमाम दौलत हासिल करने की खातिर अपनी ताकत को बरूएकार लाकर सैकड़ों रास्ते हमवार कर सकता था। मेरा जहन उलझा रहा, लेकिन कोई नतीजा न निकल सका। मैं अपने पिछले तजुर्बात की रोशनी में नरेश चंद्र को कमज़र्फ आदमी नहीं समझता था। ये बात भी मेरी अकल से बाला थी कि रमेश ने नरेश चंद्र जैसे बासूल आदमी की टांग खींचने की कोशिश क्यों की। जोगिया ने कहा था कि मेरा मैनेजर जो रमेश की कुव्वतों के ताबे था, मुमकिन है कि फ़ाइलों के सिलसिले में उलझने की कोशिश करे, लेकिन ऐसी कोई सूरत पेश ना आई। मुमकिन है उसे टालने की खातिर जो बहाना तराशा उसमें वो धोखा खा गया, या हो सकता है कि खुद रमेश ने भी मेरी घर की चार दीवारी के अंदर किसी किस्म का दंगा मुनासिब ना समझा हो। जोगिया ने मेरी रिहाइश के एहतराम में कोई हिसार बांध दिया जहां कोई ताकत अपना असर नहीं दिखा सकती। जोगिया के बयान के मुताबिक रमेश भी इस हकीकत को ताड़ चुका था कि कोई हस्ती मेरा तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। ऐसी सूरत में मुमकिन था उसने कोई और चाल चलने की ठानी हो और मुझसे उलझे बगैर खामोशी से चला हो गया हो। इसके अलावा भी कई इम्कान थे। मैंने बहुत गौर के बाद उस माहिदे को फाड़ कर नजर आतिश कर दिया। बाकी फाइलें एहतियात से अलमारी में रखीं, फिर फैमिली लाउंज में बैठ गया जहां मेरी माँ फ़ोन पर किसी से बातों में मसरूफ़ थी। उस रात मेरी हैरानियों में एक नया इजाफा हुआ। माँ के सो जाने के बाद मैं अपने ख्वाबगाह में आया। जोगिया ने कहा था कि शायद वो रात मुझे मनवाला के साथ गुजारनी पड़े। इसका मकसद मुझे नहीं बताया गया था। साहिल पर रमेश से रूबरू बात करने के बाद मेरे जहन में ख्याल उभरा कि मैंने जोगिया के कहने पर रमेश से टकराने में जल्दबाजी का फैसला किया, लेकिन जो कुछ वाक़यात बाद में हुए उन्होंने मेरे खत अंदेशों की नफ़ी कर दी। जोगिया ने मेरी माँ को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया और जिस अंदाज में उसने बेगम नफीस से फ़ोन करवा के मेरी माँ को घर से जाने से बाज रखा और बर वक़्त फ़ोन करके मुझे जिस तबाही से बचाया उसे मैं भूल नहीं सकता था। अगर मेरा मैनेजर जो रमेश की काली ताकत के ज़ेरे असर था फाइलें समेट कर चला गया होता तो 10-11 करोड़ की रकम डूब जाती और मैं रमेश के जाल में फंस जाता।
कार हादसे में भी जोगिया ने मेरी जान बचाई। फाखरा से शादी के मसले में भी उसने मेरे दफ्तर में आकर शादी मुलतवी करने की बात ना की होती तो शायद फाखरा भी मेरे ड्राइवर की तरह मौत का शिकार हो जाती। जोगिया मेरी मदद क्यों कर रहा था? रमेश के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी? इन बातों पर गौर करने का वक्त गुजर चुका। मैं अपनी ज़ाती हैसियत में किसी ऐसी काली ताकत से टकराने की पोजीशन में नहीं था। मुझे किसी न किसी सहारे की ज़रूरत थी जो मेरी मदद कर सकती। मैं अपनी ख्वाबगाह में बिस्तर पर नीम दराज रूपनगर से शुरू होने वाली कहानी के शबो रोज़ के दाने दाने शुमार कर रहा था जब फ़ोन की घंटी ने मेरे ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। मैंने साइड टेबल पर रखे फ़ोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया। इस वक्त रात के 11:15 थे। मैंने माउथ पीस में कहा, हेलो, दानिश कबीर स्पीकिंग। दूसरी जानिब से कहा गया, मैं मनवाला बात कर रही हूँ। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया और मुझे जोगिया की बात याद आई कि वो रात मुझे मनवाला के साथ गुजारनी पड़ेगी। हाँ मनवाला, इस वक्त कैसे याद किया? मैंने कहा। वो दरअसल मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो वो टैबलेट्स लेकर सो गई हैं। मेरा दिल घबरा रहा था इसलिए मैंने फ़ोन किया। मैंने परेशान होकर कहा, ओह क्या हुआ आंटी को? अगर तुम कहती हो तो मैं आ जाऊँ। उसने कहा, नहीं नहीं, इस वक्त कैसे आएंगे? मैंने कहा, मैं आ जाता हूँ। वो कहने लगी, नहीं, मैं घर में हूँ लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि खुली फ़ज़ा में निकलूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। तुम घर से निकलकर अपार्टमेंट से चर्च की तरफ जाने वाली रोड पर चहलकदमी करो। मैं बमुश्किल आधे घंटे के अंदर तुम्हें पिक कर लूँगा। मैंने अपना जुमला पूरा करके रिसीवर रखा, तेज़ी से उठकर लिबास बदला और गाड़ी लेकर निकल पड़ा। गेट पर चौकीदार को मैंने सख्ती से कहा कि वो मेरे सिलसिले में ज़ुबान बंद रखे। अगर माँ की आँख खुल जाए तो वो मेरे बारे में पूछे तो यही बताया जाए मैं पहले एक ज़रूरी दुआ लेने की खातिर निकला हूँ। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाज़ा कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।